हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। और कल हम लोगों का क्लास चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 एडी से 1316 एडी तक था। लगभग 20 साल तक उसने साम्राज्य शासन किया था। कल हम लोगों ने उत्तर भारत का कुछ अलाउद्दीन खिलजी का कुछ विजय अभियान देखा था। उसी में आज हम लोग दक्षिण भारत का विजय अभियान देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? दक्षिण भारत का विजय अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का विजय अभियान। आज हमारा पहला टॉपिक क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का विजय अभियान। कल हम लोगों ने उत्तर भारत का विजय अभियान कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बताया था कल उत्तर भारत के विजय अभियान के संदर्भ में कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जीता और गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। गुजरात जो था दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनानायक था नुसरत खां, एक मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और फिर नुसरत खां ने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। ये मलिक काफूर जो था काफ़ी था तो हिजड़ा, लेकिन काफ़ी योग्य व्यक्ति था और अपनी योग्यता के बल पर यह 1307 एडी में अलाउद्दीन खिलजी का नायब ए ममलिकात बन गया। क्या बन गया? नायब ए ममलिकात। नायब ए ममलिकात याद ही होगा, ये प्रधानमंत्री का पोस्ट हो गया एक तरह से। यह मतलब अलाउद्दीन खिलजी का सबसे योग्य जो व्यक्ति है वो बन गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत का अभियान पर भेजा। मलिक काफूर ही दक्षिण भारत के विजय अभियान का सारे विजय अभियान मलिक काफूर ने ही किया। देखिए, जहां उत्तर भारत में विजय अभियान का जो स्वरूप था वह था कि उस प्रांत को मिला लिया जाए, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, प्रांत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाए, याद रखिएगा। लेकिन दक्षिण भारत में जो है यह था कि टैक्स लेके और उस पर प्रभुता स्थापित करके वो दिल्ली सल्तनत का प्रभुता माने टैक्स दे, मतलब उसको दक्षिण भारत को मिलाना नहीं, राज्य में मिलाना नहीं, बस उससे टैक्स लेना है और उसको कहना है कि तुम मेरा प्रभुता मानो, दिल्ली सल्तनत में मिलाना नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत विजय करने वाला पहला शासक था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत का विजय अभियान किया। और दूसरा फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि राजपूताना में चित्तौड़ को जीतने वाला पहला अगर दिल्ली सल्तनत का कोई शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी था। दोनों फैक्ट्स को याद रखिए, पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने चित्तौड़ विजय किया था, तो आपका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़ विजय से ही 2 वॉरियर भी जुड़े हुए हैं, गोरा और बादल की। जैसे गोरा और बादल की जो कहानियां हैं वो चित्तौड़ अभियान में ही अलाउद्दीन खिलजी के समय का ही है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गोरा और बादल किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो चित्तौड़ के वो राजा रतन सिंह के जो सेनानायक थे वो। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, गोरा और बादल की कहानी। तो दक्षिण भारत जीतने का श्रेय सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है, लेकिन उसे अपने डायरेक्ट राज में नहीं मिलाया। सबसे पहले दक्षिण भारत में जो है देवगिरी जीता गया। देवगिरी पर यादव वंश का शासक था। कौन था? यादव वंश का शासन था। देवगिरी जो है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जब करा और मानिकपुर का गवर्नर था, अवध का सूबेदार था, तो उस समय भी उसने राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। याद रखिएगा, राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था जब जलालुद्दीन खिलजी का शासन था। और इसी खुशी में अपने भतीजा और दामाद की खुशी में जलालुद्दीन खिलजी मिलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दिया। तो एक गवर्नर रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने यादव वंश के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था और बहुत सारा धन प्राप्त किया था 1296 एडी में ही। उसके बाद
1307 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। उसके बाद 1309 में एडी में वारंगल को जीता। वारंगल का अर्थ हो गया काकतीय राज्य। इसको भी मलिक काफूर ने ही जीता। दक्षिण भारत में जो भी विजय अभियान होगा वो मलिक काफूर ही करेगा। सिर्फ 1296 एडी का एक अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी करता है एक गवर्नर रहते हुए। 1307 एडी में देवगिरी को फिर से पराजित किया गया और राजा रामचंद्र देव को जो है दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत होने के लिए बाध्य किया गया। 1309 एडी में वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया गया। प्रताप रुद्र देव को पराजित किया गया। प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को एक कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा दिया। हम कोहिनूर हीरा का कहानी आपको बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना ही जानिए कि प्रताप रुद्र देव ने वारंगल के शासक काकतीय शासक मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। ठीक। उसके बाद 1311 एडी में एक अभियान होता है होयसल राज्य, याद होगा, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र है। मैंने होयसल का चर्चा किया था और वहाँ के राजा है वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय भी पराजित हुए मलिक काफूर के द्वारा और वीर बल्लाल तृतीय जो है राजा रामचंद्र देव की तरह दिल्ली सल्तनत आए थे अलाउद्दीन खिलजी के पास पर्सनल अपना स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए। और 1312 एडी में पांडे शासक, पांडे या मदुरा, पांडे की जो राजधानी थी मदुरा थी, वहाँ थे वीर पांडे शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। लेकिन ये पांडे वंश को ये हरा नहीं सके मलिक काफूर, लेकिन काफ़ी धन जीत के ले गए थे यहाँ से मलिक काफूर। और 1313 में राजा रामचंद्र देव का जो बेटा था सिंघन देव, वो क्या किया, विरोध कर दिया दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। तो फिर मलिक काफूर ने जो है इसे पराजित किया और देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो यही है आपका दक्षिण भारत के विजय अभियान। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको समझने में। कि एक बार फिर से डिस्कस कर दें। देखिए, दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनानायक मलिक काफूर था वही विजय अभियान का नेतृत्व किया था और इसने जो है सबसे पहले देवगिरी को जीता। 1307 एडी में राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। फिर राजा रामचंद्र देव दिल्ली दरबार आए अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने के लिए। उसके बाद 1309 एडी में वारंगल, जो काकतीय वंश का शासक था प्रताप रुद्र देव, उसको पराजित किया और कोहिनूर हीरा लिया उससे। कोहिनूर हीरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1311 एडी में होयसल शासक जो वीर बल्लाल तृतीय थे, उनको पराजित किया। ये भी दिल्ली दरबार आए। और फिर 1312 में पांडे शासक वीर पांडे को पराजित तो नहीं किया, लेकिन आप कह सकते हैं कि आक्रमण किया और काफ़ी धन लूट कर लाया, लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं किया। और 1313 एडी में राजा रामचंद्र देव का बेटा जो यादव वंश का था सिंघन देव, इसने जो है विद्रोह कर दिया और मलिक काफूर ने इसे पराजित किया और देवगिरी को फिर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। देवगिरी को मिलाया नहीं जाता, अलाउद्दीन खिलजी मिलाता नहीं है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण के राज्य जो थे उसके करद राज्य थे। तो एक तरह से हम देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी में का जो शासन था सिंध में था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कहाँ था? सिंध में था, पंजाब में था, दिल्ली में था, गुजरात में था और राजपूताना में था। उसके बाद मध्य भारत में था, जैसे उज्जैन हुआ, चंदेरी हुआ, ये सब जो क्षेत्र था, ये सब जो है इसके डायरेक्ट मतलब दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। उधर उत्तर अवध, उस समय उत्तर प्रदेश को अवध कहा जाता था, अवध का क्षेत्र था। लेकिन कौन कौन क्षेत्र नहीं था? तो बंगाल नहीं था, बिहार नहीं था, कश्मीर नहीं था, ये सब बंगाल बिहार नहीं था तो असम भी नहीं था। ये सब क्षेत्र
नहीं था। और दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वो कृत राज्य थे, जैसे देवगिरी हुआ, काकतीय वंश का वारंगल हुआ, द्वार समुद्र हुआ, पांडे को जीता ही नहीं जा सका, ये सब राज्य की बात है। ठीक, हमने आपको कोहिनूर हीरा का कुछ देर पहले कहा था। देखिए, कोहिनूर हीरा ये आंध्र प्रदेश में एक गुंटूर की खान है, गुंटूर की खान है। वहीं से गोलकुंडा है, जो गोलकुंडा का क्षेत्र है, वहीं से ये कोहिनूर हीरा मिला था, कोहिनूर हीरा मिला था। कोहिनूर हीरा ये वारंगल क्षेत्र में पड़ता था। ठीक, और जब खान से निकाला गया था तो कहा जाता है कि ये 793 कैरेट का था, इतना भारी था, और 158 ग्राम का था जब यह हीरा खान से निकाला गया था तब। ठीक, गोलकुंडा की खान से जब यह कोहिनूर हीरा निकाला गया था तो 793 कैरेट का था और 158 ग्राम का था। तो प्रताप रुद्र देव जो थे वारंगल के शासक, उन्होंने मलिक काफूर को यह हीरा, कोहिनूर हीरा दे दिया। ठीक, क्लियर। मलिक काफूर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी से यह दिल्ली सल्तनत के जो भी सम्राट बनते थे, सुल्तान बनते थे, उन सभी के पास रहता था। लेकिन फिर हमें सूचना मिलता है कि जब हुमायूं जो है, सॉरी बाबर जब पानीपत का पहला युद्ध करता है 1526 AD में, तो हुमायूं को यह हीरा ग्वालियर का शासक विक्रमजीत देता है। क्लियर, ग्वालियर का शासक विक्रमजीत देता है। और इसके बाद हुमायूं के बाद यह अकबर के पास रहता है, जहांगीर के पास रहता है, शाहजहां के पास रहता है। शाहजहां जो है इसको अपने मयूर सिंहासन में लगाया था, याद होगा, जो दिल्ली में जाइएगा, दिल्ली के लाल किला में, तो एक तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन है, उसमें इसको लगा दिया था। फिर इसी सिंहासन पर औरंगजेब भी बैठे, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम बैठे, जहांदार शाह बैठे, फिर फर्रुखसियर बैठे। लेकिन फर्रुखसियर के बाद शासक बने मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के समय में 1739 AD में, चूँकि एक कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, जिसको तख्ते ताउस भी कहते थे, इसको जो है नादिर शाह, जो ईरान का नेपोलियन जिसको कहा जाता था, उसने लूट कर ईरान ले गया। क्लियर। अब यह हीरा कहाँ चला गया, कोहिनूर हीरा ईरान चला गया। कौन लूट के ले गया, तो नादिर शाह लूट के ले गया। नादिर शाह के बाद नादिर शाह का योग्य सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। तो उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली के पास ही चला गया, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का बेटा था शाह शुजा। इसके बाद यह हीरा शाह शुजा के पास, अहमद शाह अब्दाली के बेटा शाह शुजा के पास चला गया। ठीक, शाह शुजा जो है ईरान का शासक था, और उसने क्या किया, पंजाब का एक शासक था रंजीत सिंह। पढ़ाएंगे रंजीत सिंह कौन है, अभी इतना ही समझिए कि पंजाब के शासक रंजीत सिंह को यह कोहिनूर हीरा वो दे देता है। क्लियर। रंजीत सिंह चाहते थे कि पुरी के जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, उसी मंदिर में इस हीरा को लगा दिया जाए। रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में भी सोना लगाने का रंजीत सिंह को हिस्से ले जाता है, और वो चाहते थे कोहिनूर हीरा को जो पुरी में मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, उसी में लगा दिया जाए। लेकिन यह इच्छा उनका पूरा नहीं हो सका। और ये फाइनली जो है, जब 1849 में रंजीत सिंह का बेटा का नाम था दलीप सिंह, जब पंजाब अंग्रेज जीत लिए, डलहौजी ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया और दलीप सिंह को लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। कहानी बताएंगे सारा, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि रंजीत सिंह के बाद यह हीरा उसके बेटे दलीप सिंह के पास गया, और दलीप सिंह को लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे पराजित कर दिया 1849 AD में। तो दलीप सिंह से यह हीरा डलहौजी के पास आ गया, और डलहौजी ने यह हीरा उस समय की रानी विक्टोरिया को दे दिया, रानी विक्टोरिया को दे दिया। रानी विक्टोरिया का हस्बैंड का नाम था एल्बर्ट। उसने क्या किया, हीरा को कटवा दिया। हीरा को बीच में भी कटवाया गया है। आज यह हीरा जो है, आप मान के चलिए कि 105 कैरेट का रह गया। कहाँ 793 कैरेट का था, अब ये 105 कैरेट का रह गया, और लगभग 21 ग्राम का यह हीरा रह गया है, कोहिनूर हीरा।
जो 158 ग्राम का था, अब वो 21 ग्राम का रह गया। 158 ग्राम से 21 ग्राम रह गया है। और कैरेट 793 कैरेट से 105 कैरेट रह गया। इतना इसका मतलब इतना इसका वजन और कैरेट में कमी आया है। फिर इस हीरा को 3 भाग में बांट दिया गया। ठीक, इस हीरा को कितने भाग में काट दिया गया? 3 भाग में काट दिया गया। 2 भाग जो है इंग्लैंड की महारानी के मुकुट पे लगा हुआ है, और 1 भाग जो है ब्रिटेन के म्यूजियम में। क्लियर बात समझ गए ना? हीरा को 3 भाग में बांट दिया गया। 2 भाग महारानी के मुकुट में है, राजमुकुट में, और 1 भाग ब्रिटिश म्यूजियम में है। यह हीरा, कोहिनूर हीरा, हाल में इसलिए चर्चा में आया कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई इस हीरा के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि सरकार पर वो दबाव डाले कि यह हीरा ब्रिटिश से भारत आ जाए, कहीं संभव हो जाए, क्योंकि अभी जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भारतवंशी ही हैं, कहीं संभव हो जाए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फोसिस के मालिक के वो दामाद हैं, तो कहीं हम लोगों को हीरा मिल जाए। लेकिन खैर, यह सुप्रीम कोर्ट में यह अभी मामला चल रहा है। लेकिन इस हीरा पर 3 देश दावा ठोकते हैं, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तीनों देश जो है अपना अपना दावा ठोकते हैं। क्लियर? तो यही है कोहिनूर हीरा के बारे में कहानी। यह एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भी उत्तर भारत का अभियान था, दक्षिण भारत का अभियान था, वो सब मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुछ विद्रोह हुआ, जैसे अकद खां का विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अकद खां का विद्रोह हुआ, मंगू खान का विद्रोह हुआ, मलिक उमर का विद्रोह हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट एक हाजी मौला का भी विद्रोह हुआ। और फिर जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, नवीन मुसलमान जिसको कहा जाता था, नवीन मुसलमान या भारतीय मुसलमान, जो मूलतः मंगोल ही थे, तो इसी मंगोल ये सभी जो है विद्रोह किए थे। और जो मंगोल आक्रमणकारी से लड़ते हुए जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनानायक जफर खां मारा गया था। परीक्षा में पूछता है कि मंगोलों से लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था, तो जफर खां मारा गया था। और सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसी के समय में हुआ है, तो वह अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ है। और इसका सोल्यूशन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कर दिया कि पहले मंगोल सेना को देख कर दिल्ली सल्तनत की सेना डरती थी, अब दिल्ली सल्तनत की सेना को देख के मंगोल सेना डरने लगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा खौफनाक काम कर दिया। खैर, तो इस सब विद्रोह को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 नियम पास किया। विद्रोह नहीं हो तो 4 नियम पास किया। पहला नियम पास किया कि जो भी तुर्की अमीर हैं उन सब से ज़मीन छीन के उस ज़मीन को खालिसा भूमि का अर्थ हो गया केंद्रीय भूमि। अब सब भूमि सल्तनत की भूमि हो गई, दिल्ली सल्तनत की भूमि हो गई। दूसरा यह नियम लागू कर दिया कि पूरे साम्राज्य में मद्य निषेध लागू कर दिया। ठीक, गुप्तचर का नियुक्त किया गया कि ये लोग आपस में मिलजुल के विद्रोह राज के प्रति न कर दें। और चौथा काम किया गया कि इन लोग का शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये 4 जो है अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने पास किया कि ये लोग आपस में विद्रोह न करें। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हमने कल बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखा था और सैन्य सुधार के बारे में कुछ बताया था। 1-2 पॉइंट और चाहता हूं कि सैन्य सुधार के बारे में बता दो। सेना को जो है टुकड़ी में बांटा गया, और टुकड़ी होता था, 10 का टुकड़ी होता था, 100 का टुकड़ी होता था, 1000 का टुकड़ी होता था। जो 1000 टुकड़ी का मालिक होता था उसको खान कहा जाता था। 100 टुकड़ी का जो सेना का टुकड़ी का मालिक होता था उसको मलिक कहा जाता था, और 10 का जो होता था उसको सिपह सलार कहा जाता था। बात को समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को संख्या पर बांटा, टुकड़ियों पर बांटा। 1000 की टुकड़ी उसका हेड खान, 100 की टुकड़ी सैन्य टुकड़ी तो उसका हेड मलिक, और 10 की टुकड़ी है तो सिपह सलार सब। इसलिए कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर खान ही होता है। यही कारण है, क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं सैन्य प्रशासन ही था, तो इसलिए
इसको जो है सबसे पूछा जाए तो दिल्ली सल्तनत का सबसे वरिष्ठ सबसे उच्च अधिकारी कौन है, तो खान है। क्लियर यहाँ तक। 10,000 की जो सैन्य टुकड़ी होती थी उसको मुर्तब कहा जाता था, मुतरब नहीं सॉरी 10,000 तुमन कहा जाता। 10,000 की सैन्य टुकड़ी को क्या कहा जाता था, तुमन कहा जाता था। अगर किसी मतलब काफिला में 10,000 सैनिक है तो उसको तुमन कहा जाएगा, तुमन। और जब कोई सैनिक आता था परीक्षण देने के लिए तो उसका पहले परीक्षण किया जाता था। जब परीक्षण में उसको पास कर जाता था तो उसको मुतर्रब कहते थे। क्या कहते थे, मुतर्रब। कोई क्लियर दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुतर्रब कहते थे। तो यह हो गया आपका थोड़ा सैन्य सुधार के बारे में। कुछ और भी फैक्ट्स था जो मैं चाह रहा था कि आपको दे दूं। ये इस तरीके से अलाउद्दीन का उत्तर भारत का अभियान हो गया, दक्षिण भारत का अभियान हो गया, सैन्य सुधार हो गया, कुछ जो प्रमुख विद्रोह हुए वह हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी जो पहला शासन था वह उसने निरंकुश राजतंत्र का स्थापना किया था, निरंकुश राजतंत्र का स्थापना किया था। क्लियर। और राज्य को धर्म से अलग कर दिया। राज्य को धर्म से अब कोई मतलब नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य को धर्म से अलग कर दिया। एक बार काजी मुक्सुद्दीन थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि आप जो है ये काम कीजिए। कुछ काम बताया, ये धर्म के इस्लाम के अनुकूल है। तो उसी पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया काजी मुक्सुद्दीन को कि मैं नहीं जानता कि कौन सा काम शरीयत के अनुकूल है और कौन शरीयत के प्रतिकूल है, मैं वही काम करता हूँ जो राज्य के अनुकूल है। कहने का अर्थ कि राज्य और धर्म अब यहाँ से दो अलग अलग चीज़ हो गया। तो कहीं ना कहीं उलेमा वर्ग के प्रभाव को इसने राज्य पर नहीं पड़ने दिया। तो ये बहुत बड़ी मध्यकालीन भारत में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सोच था। ये बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम है। इसके पहले कोई भी राजा हो वह इस तरीके का साहस नहीं कर सके। और दूसरा बात है कि पहले जो खैर हाँ ये और बताएं कि खलीफा को मान्यता दिया, ये सब तो खैर बता ही चुके हैं। इसने गुप्तचर विभाग पर काफ़ी ध्यान दिया था। इसने गुप्तचर विभाग पर काफ़ी ध्यान दिया था। और इसके बरीद ए मुनिहान, बरीद जो होते थे वो हरकारा टाइप के होते थे। हरकारा समझते हैं ना, घूम घूम के संदेश वाहक। और ये संदेश को एक जगह करके इकट्ठा करते थे, इसलिए उनको मुनिहान कहा जाता था। तो बड़ी गुप्तचर विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी ध्यान दिया, बरीद ए मुनिहान उसको कहा जाता था। और भी बहुत सारे टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी पर। सोचता हूँ कि अब एक और वीडियो बना लिया जाए अलाउद्दीन खिलजी पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि ये वस्तुनिष्ठ तरीका यही है कि हम लोग एक वीडियो अलाउद्दीन खिलजी पर और बना लेते हैं। मैं सोचा था कि आज ही कंप्लीट कर दूं, लेकिन लग रहा है कि नहीं, कुछ और भी आर्थिक पहलू हैं, बाजार नियंत्रण सुधार है, भूमि सुधार है, तो ये सब थोड़ा डेप्थ में मैं बता दूँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा बना रहा हूँ और आप लोग इसका उपयोग जितना अच्छा कीजिएगा आपको खुद लगेगा सुनने के बाद कि ये वीडियो बहुत ही सारगर्भित वीडियो है। और आप लोग ध्यान दीजिए। धन्यवाद।